एवरीबॉडी। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैप्टर 5 छूमंतर गली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी सुनाना अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि सुबह हो चुकी है, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं एक सपना देख रहा था, उसने अपने आप को समझाते हुए कहा। मैंने सपने में देखा कि हैग्रिड नाम का एक भीम का आदमी आया और उसने मुझे बताया कि मैं जादूगरी के स्कूलों में पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन मैं जब अपनी आँख खोलूंगा तो खुद को घर की अपनी अलमारी में पाऊंगा। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई, जैसे कोई खटखटा रहा हो। और ये पेटूनिया आंटी दरवाजा खटखटा रही है, हैरी ने सोचा। हालांकि उसका दिल डूब रहा था, परंतु उसे अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। कितना अच्छा सपना था। टक टक टक। ठीक है, हैरी हड़बड़ाया। उठता हूँ। वो उठकर बैठ गया और हैग्रिड का भारी कोट उसके ऊपर से गिर गया। झोपड़ी सूरज की रोशनी से भरी हुई थी। तूफान खत्म हो चुका था। सोफे पर हैग्रिड सो रहा था और एक उल्लू अपने पंजे से खिड़की पर टक टक कर रहा था, जिसकी चोंच में एक अखबार दबा था। हैरी हाथों के बल उठकर खड़ा हुआ। वो इतना खुश था मानो उसके अंदर कोई बड़ा गुब्बारा फूल रहा हो। वो सीधा खिड़की की तरफ गया और उसे एक झटके से खोल दिया। उल्लू झपट कर अंदर आया और उसने हैग्रिड के ऊपर अखबार गिरा दिया, परंतु हैग्रिड नहीं जागा। उल्लू फर्श पर मंडराने लगा और हैग्रिड के कोट पर हमला करने लगा। ऐसा मत करो, हैरी ने उल्लू को वहां से भगाने की कोशिश की, परंतु उल्लू ने उस पर तेजी से अपनी चोंच मारी और एक बार फिर से कोट पर हमला करने लगा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, एक उल्लू है, उसे पैसे दे दो। हैग्रिड सोफे पर पड़े पड़े ही गुड़गुड़ाया। क्या? वो अखबार पहुंचाने के बदले में पैसे चाहता है? जेबों में देखो। हैग्रिड के कोट में जैसे जेबों के सिवाय और कुछ था ही नहीं। चाबियों के गुच्छे, धुंधे के गोले, धागे की गिट्टियां, पेपरमिंट कैंडी, टी बैग्स। आखिरकार हैरी ने मुट्ठी भर अजीब दिखने वाले सिक्के बाहर निकाले। उसे 5 नोट दे दो, हैग्रिड ने नींद भरी आवाज में कहा। नट, कांसे के छोटे सिक्के। हैरी ने कांसे के 5 छोटे सिक्के गिने और उल्लू ने अपना पैर बाहर कर दिया ताकि हैरी उन सिक्कों को एक छोटी सी चमड़े की थैली में रख सके, जो उसके पैर में बंधी थी। फिर उल्लू खुली खिड़की से बाहर उड़ गया। हैग्रिड तेज आवाज में चंपाई लेते हुए खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा। बेहतर होगा कि हम जल्दी चलते, हैरी। आज बहुत काम करना है। लंदन जाना है और तुम्हारे स्कूल का सब सामान खरीदना है। हैरी जादूगरी के सिक्कों को उलट पलट कर देख रहा था और जब उन्हें ध्यान से देख रहा था तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसके अंदर के खुशी के गुब्बारे से सारी हवा बाहर निकाल दी। अरे हैग्रिड! क्या? अपने भारी भरकम जूते पहनते हुए हैग्रिड बोला। मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, और आपने बर्नन अंकल की बात तो रात को सुनी ही होगी। वे मुझे हॉगवर्ट्स जाने और जादू सीखने के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। उसकी चिंता मत करो, हैग्रिड ने खड़े होकर अपना सिर खुजाते हुए कहा।
तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ गए होंगे? परंतु उनका घर तो तबाह हो गया था। वे अपना सोना घर में नहीं रखते थे बेटे। नहीं, हम सबसे पहले ग्रीन कार्ड चलेंगे। जादूगरों का बैंक। एक कबाब खाओ। ठंडे होने के बावजूद ये उतने बुरे नहीं है, और हम तुम्हारे बर्थडे केक के टुकड़े के लिए भी मना नहीं करेंगे। जादूगरों के भी बैंक होते हैं? सिर्फ एक ही है, ग्रीन गार्ड। इसे पिचास चलाते हैं। हैरी जिस कबाब के टुकड़े को पकड़ा था वो उसके हाथ से छूट गया। पिचास? हाँ, और हम तुम्हें बताए देते हैं कि इसे लूटने की कोशिश करने वाला कोई पागल ही होगा। कभी भी पिचासों से पंगा मत लेना हैरी। किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन गार्ड दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। सच तो ये है कि हमें ग्रीन गार्ड वैसे भी आना था, डंबलडोर के काम से, हॉगवर्ट्स का काम थे। हैग्रिड ने अपने सीने को गर्व से फुला लिया। वे आमतौर पर अपने महत्वपूर्ण काम हमें ही करवाते हैं। तुम्हें लाना, ग्रीन गार्ड से सामान निकालना, उन्हें मालूम है कि वे हम पर भरोसा कर सकते हैं। सब चीजें ले लो, तो फिर चलो। हैरी हैग्रिड के पीछे पीछे चट्टान पर आ गया। अब आसमान बिल्कुल साफ था और समुद्र सूरज की रोशनी में चमक रहा था। वर्नन अंकल जो नाव किराए पर लाए थे वो अब भी वही थी। हालांकि तूफान के कारण उसके पंदे में बहुत सा पानी भर गया था। आप यहाँ आए कैसे थे? हैरी ने पूछा, क्योंकि दूसरी नाव के नजर नहीं आ रही थी। उड़कर आए थे, हैग्रिड ने कहा। उड़कर? हाँ, परंतु हम लोग इस नाव में वापस चलेंगे। अब तुम हमें मिल गए हो, इसलिए हमारा जादू करना ठीक नहीं होगा। वे नाव में बैठ गए। हैरी अब भी हैग्रिड को घूर रहा था और ये कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि हैग्रिड उठते समय कैसा लग रहा होगा। वैसे नाव चलाने में हमें शर्म आ रही है, हैग्रिड ने एक बार फिर हैरी को कंसिक्यू से देखते हुए कहा। क्या हम नाव को थोड़ा सा तेज कर दे ताकि हम जल्दी पहुंच जाए? वैसे तुम इसका जेक हॉगवर्ट्स में ना करे। बिल्कुल नहीं करूंगा, हैरी ने कहा, जो जादू के कमाल देखने के लिए उत्सुक था। हैग्रिड ने अपनी गुलाबी छतरी बाहर निकाली, उसे नाव के किनारे पर 2 बार टोका और नाव तेजी से किनारे की तरफ चल पड़ी। ग्रीन गार्ड को लूटने की कोशिश करना पागलपन क्यों है? हैरी ने पूछा। मंत्र है, टोटके है, हैग्रिड ने कहा, और ये बोलते समय उसने अपना अखबार खोल लिया। लोग कहते हैं कि भारी सुरक्षा वाली तिजोरियों की रक्षा के लिए वहाँ पर ड्रैगन भी है, और फिर वहाँ रास्ता ढूंढना भी आसान काम नहीं है। ग्रीन गार्ड लंदन से सैकड़ों मील नीचे है, अंडरग्राउंड से भी नीचे गहराई में। अगर आपके हाथ कोई चीज लग भी गई तो भी आप बाहर निकलने की कोशिश में भूखे मर जाएंगे। जब हैग्रिड अपना अखबार दैनिक जादूगर पढ़ रहा था तो हैरी बैठा बैठा इस बारे में सोचता रहा। हैरी ने वर्नन अंकल से सीखा था कि जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो उनसे बात नहीं करना चाहिए, परंतु चुप रहना बहुत मुश्किल था। जिंदगी में कभी उसके दिमाग में इतने सारे सवाल एक साथ नहीं आए थे। जादू का मंत्रालय हमेशा की तरह गड़बड़ काम कर रहा है। हैग्रिड पेज पलटते हुए बुदबुदाया। क्या जादू का भी मंत्रालय होता है? हैरी अपने आप को रोक पाए इससे पहले ही उसके मुंह से निकल गया। हाँ, हैग्रिड ने कहा, सब चाहते थे कि डंबलडोर मंत्री बन जाए, पर वो हॉगवर्ट्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बुरे कर्नलिस फज को मंत्री बना दिया गया।
दुनिया में उससे बड़ा अनाड़ी नहीं मिलेगा। वो हर रोज डम्बलडोर के पास ढेर सारे उल्लुओं की फौज भेज देता है उनसे सलाह मांगने के लिए। परंतु जादू का मंत्रालय करता क्या है? उनका मुख्य काम है कि मगलों को ये पता ना चल जाए कि देश में जादूगर और जादूगरनी है। क्यों? क्यों हे भगवान हेरी, हर आदमी चाहेगा कि उसकी समस्या जादू से सुलझ जाए। नहीं, हम इन झंझटों से दूर ही भले रहे। इसी पल नाव बंदरगाह की दीवार से धीमे से टकराई। हैग्रिड ने अखबार मोड़ा और वे पत्थर की सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर पहुंच गए। जब वे छोटे से कस्बे से होते हुए स्टेशन की तरफ बढ़े तो आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें बुरी तरह से घूर रहे थे। हैरी उन्हें दोष नहीं दे सकता था। ना सिर्फ हैग्रिड औरों से दुगना लंबा था, बल्कि वो पार्किंग मीटर जैसी साधारण चीजों को देख देख कर उनकी तरफ इशारा कर रहा था और जोर से चिल्ला रहा था, देखो हैरी देखो, इन मगलों की दिमाग में भी कहां-कहां से विचार आ जाते हैं। हैग्रिड, हैरी ने हांफते हुए कहा, क्योंकि हैग्रिड के साथ चलने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। क्या सचमुच ग्रीनगार्ड में ड्रैगन है? हमने सुना है, हैग्रिड ने बोला। सच कहे तो हम भी ड्रैगन पालना चाहते हैं। आप ड्रैगन पालना चाहते हैं? जब हम बच्चे थे तभी से हमारे मन में ये इच्छा है। लो हम आ गए। वे लोग स्टेशन पहुंच गए थे। 5 मिनट बाद एक ट्रेन लंदन जाने वाली थी। हैग्रिड की मगलों को पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए उसने हैरी को नोट दे दिए ताकि वो उनके लिए टिकट खरीद ले। ट्रेन में लोग उनकी तरफ और भी ज्यादा घूर रहे थे। हैग्रिड 2 सीटों पर बैठा था और पीले गोल तब्बू जैसी कोई चीज बुन रहा था। तुम्हारे पास तुम्हारी चिट्ठी है ना हैरी? उसने फंदे गिनते हुए कहा। हैरी ने लिफाफे को अपने जेब से बाहर निकाला। ठीक है, हैग्रिड ने कहा, इसमें वो सारा सामान लिखा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। हैरी ने कागज के दूसरे टुकड़े को खोलकर देखा जिसे उसने पिछली रात को नहीं पढ़ा था। इसमें लिखा था, हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र का विद्यालय, यूनिफॉर्म। फर्स्ट ईयर के बच्चे को इन चीजों की जरूरत होगी। 3 जोड़ी काम करने के सादे दोशाले काले, एक सादी नुकीली टोपी काले दिन में पहनने के लिए, एक जोड़ी सुरक्षित दस्ताने ड्रैगन के चमड़े या इससे मिलते जुलते, एक चोगा जाड़े में पहनने के लिए, काला सफेद डोरी वाला। कृपया ध्यान रखें कि सभी विद्यार्थियों के कपड़े पर उनके नाम के टैग लगे रहने चाहिए। कोर्स की किताबें, सभी विद्यार्थियों को नीचे लिखी किताबों की एक प्रति लानी होगी। मंत्रों की शुरुआती किताब भाग 1, मिरांडा गोशार्क। जादू का इतिहास, वालिंडा बैकशार्ट। जादुई किताब, एडलवर्ड बैकप्लिंग। रूट परिवर्तन की शुरुआती किताब, एम्ब्रिक स्विच। 1000 जड़ी बूटियां और फुफुदिया, फलीडा स्पोर। जादुई काढ़े, आर्सेनियस जीगर। विचित्र जानवर और उन्हें कहां ढूंढा जाए, न्यूट स्कैमेंडर। गुप्त कलाओं से रक्षा, ब्रैंटन ड्रिम्पल। अन्य सामग्री, जादुई छड़ी, कराही, जस्ते की स्टैंडर्ड साइज 2, जोड़ी की कांच या स्फटिक की शीशियां, दूरबीन, जोड़ी पीतल के तराजू। विद्यार्थी चाहे तो उल्लू या बिल्ली या मेंढक भी ला सकते हैं।
विद्यार्थियों के माता पिता को ध्यान रखे कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को जादुई झाड़ू लाने की इजाजत नहीं है। क्या ये सब हमें लंदन में मिल जाएगा? हैरी ने हैरान होकर जोर से पूछा। हाँ, पर आपको सही जगह मालूम होना चाहिए, हैग्रिड ने कहा। हैरी पहले कभी लंदन नहीं आया था। हालांकि हैग्रिड को मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, परंतु जाहिर था उसे आम तरीके से जाने की आदत नहीं थी। वो प्लेटफॉर्म पर टिकट बैरियर से फंस गया और हल्ला मचाने लगा कि मुगलों की सीटें बहुत छोटी है और उनकी ट्रेन बहुत धीमे चलती है। हम नहीं जानते कि जादू के बिना मुगलों का काम कैसे चलता है। ये उसने तब कहा जब वे टूटी फूटी ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़े, जो उन्हें एक भीड़ भरी सड़क पर ले गई, जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी हुई थी। हैग्रिड इतना लंबा चौड़ा था कि उसे देखते ही भीड़ छट जाती थी। हैरी को बस इतना करना था कि वो उसके ठीक पीछे चले। वे किताबों की दुकानें, म्यूजिक स्टोर्स, हैमबर्गर बार और सिनेमा घर के पास से गुजरे, परंतु एक भी दुकान ऐसी नहीं दिख रही थी जिसे देखकर लगे कि वहां जादुई छड़ी मिल सकती है। ये सामान्य लोगों से भरी एक सामान्य सड़क थी। क्या सचमुच जादूगरों का ढेर सारा सोना उसके नीचे मीलों गहराई में डूबा हुआ था? क्या सचमुच ऐसी दुकानें भी थी जहां मंत्रों की किताबें और जादुई झाड़ुएं मिलती थी? कहीं डर्सली परिवार ने उसके साथ कोई भयानक मजाक तो नहीं किया? अगर हैरी को ये पता ना होता कि डर्सली परिवार को मजाक करना नहीं आता, तो वो ऐसा जरूर सोच सकता था। हालांकि हैग्रिड ने जो कुछ बताया था वो सब कल्पना से पेट था। फिर भी हैरी को उसकी बात पर यकीन था। हैग्रिड ने रुकते हुए कहा, ये रही रिश्ती करारी। ये एक मशहूर जगह है। रिश्ती कराही एक छोटा और गंदा सा बियर बार था। अगर हैग्रिड ने उसकी तरफ इशारा न किया होता तो हैरी उसे नहीं देख पाता। आसपास से तेजी से गुजरते हुए लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। उनकी निगाहें तो इस तरफ की किताबों की बड़ी दुकान से उस तरफ की रिकॉर्ड शॉप तक सीधी जा रही थी, जैसे उन्हें रिश्ती कराई नजर ही नहीं आ रही हो। दरअसल हैरी को ये अजीब एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ उसे और हैग्रिड को ही दिख रही थी। इससे पहले कि वो ये कह पाए, हैग्रिड उसे खींचकर अंदर ले गया। मशहूर जगह के हिसाब से यह कुछ ज्यादा ही अंधेरा और गंदगी थी। कुछ बूढ़ी महिलाएं एक कोने में बैठकर छोटे गिलासों में शहरी पी रही थी। उनमें से एक लंबा पाइप भी पी रही थी। ऊंची टोपी पहने एक नाटा आदमी बूढ़े मैनेजर से बातें कह रहा था, जो काफी गंजा था और किसी पिलपिले अखरोट की तरह दिख रहा था। जब वे अंदर घुसे तो बातचीत की आवाजें थम गई। लगता था वह सब लोग हैग्रिड को जानते थे। उन लोगों ने उसकी तरफ देखकर हाथ मिलाया और मुस्कुराए। मैनेजर ने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, हैग्रिड, हमेशा वाला ही पियोगे ना? नहीं पी सकते टम, हम हॉगवर्ट्स के काम से आए हैं। हैग्रिड ने हैरी के कंधे पर अपना भारी हाथ टोकते हुए कहा, जिसके वजन से हैरी के घुटने झुक गए। हे भगवान, मैनेजर ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ऐसा हो सकता है? रिश्ती कराही अचानक पूरी तरह शांत और खामोश हो गई। भगवान भला करे, पूरा मैनेजर बोला। हैरी पॉटर, कितने सम्मान की बात है। वो बार के पीछे से लपक कर बाहर आया, हैरी की तरफ दौड़ा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू भरे थे। हमारे दुनिया में आपका स्वागत है मिस्टर पॉटर, स्वागत है।
हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। सब लोग उसी की तरफ देख रहे थे। पाइप पीने वाली बूढ़ी महिला पाइप खींचे जा रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि पाइप बुझ चुका था। हैग्रिड का चेहरा चमक रहा था। फिर बहुत सी कुर्सियां के खिसकने की तेज खड़खड़ाहट हुई और अगले ही पल रिश्ती कढ़ाई के सभी लोग उससे हाथ मिला रहे थे। डोरिस कॉकफोर्ड, मिस्टर पॉटर, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आपसे मिल रही हूँ। मुझे गर्व है मिस्टर पॉटर, मुझे बहुत गर्व है। हमेशा से आपसे हाथ मिलाना चाहता था। मैं खुशी के मारे पागल हो जा रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता मिस्टर पॉटर कि आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। मेरा नाम जिगल है, जिडलस जिगल। मैंने आपको पहले भी देखा है, हैरी ने कहा। जब जिडलस जिगल को टोपी रोमांच के कारण गिर गई, आपने मुझे एक बार दुकान में देखकर सिर झुकाया था। उसे याद है। जिडलस जिगल ने चिल्लाते हुए चारों तरफ देखा। सुना तुमने? उसे याद है। हैरी ने बार बार हाथ मिलाए। डोरिस कॉकफोर्ड हाथ मिलाने के लिए बार बार आती रही। एक पीला सा युवक रास्ता बताने हुए आगे आया। वो बहुत घबराया सा दिख रहा था। उसकी एक आंख फरक रही थी। प्रोफेसर क्यूरिल, हैग्रिड ने कहा। हैरी, प्रोफेसर क्यूरिल हॉगवर्ट्स में तुम्हारे टीचर होंगे। पॉटर, प्रोफेसर क्यूरिल ने हकलाते हुए कहा और उन्होंने हैरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बता नहीं सकता मैं आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। आप किस तरह का जादू सिखाते हैं प्रोफेसर क्विरिल? गुप्त कलाओं से सुरक्षा, प्रोफेसर क्विरिल ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे इस बारे में वे सोचना ही नहीं चाहते हो। वैसे तुम्हें इसे सीखने की क्या जरूरत है ना पॉटर? वे घबराहट में हंसे। मुझे लगता है तुम अपना सामान लेने के लिए आए होंगे। मुझे भी खून चूसने वाले भूतों पर एक नई किताब खरीदना है। वे इस विचार से ही आतंकित दिख रहे थे। परंतु दूसरे लोग ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि प्रोफेसर क्विरिल हैरी के कब्जे के लिए कर रहे हैं। उन सबसे पीछा छुड़ाने में लगभग 10 मिनट लग गए। आखिरकार हैग्रिड ने अपनी आवाज शरगोल से ऊंची करने में सफलता पाई। अब चलना चाहिए, बहुत सारा सामान खरीदना है। चलो हैरी। डोरिस कॉकफोर्ड ने हैरी से आखिरी बार हाथ मिलाया और हैग्रिड हैरी को बारे में अंदर ले गया। अंदर दीवारों से घिरा एक छोटा सा अहाता था, जहाँ एक कूड़ेदान और कुछ जंगली पौधे के सिवाय कुछ भी नहीं था। हैग्रिड ने हैरी की तरफ देखकर दांत निकाले। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम मशहूर हो। यहाँ तक कि प्रोफेसर क्विरिल भी तुमसे हाथ मिलाते समय कांप रहे थे। वैसे ये जान लो, वे हमेशा कांपते ही रहते हैं। क्या वे हमेशा इतने ही घबराते रहते हैं? हाँ, बेचारे, बहुत तेज दिमाग था। जब तक वे किताबों से पढ़ते रहे तब तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, परंतु फिर उन्होंने असली अनुभव लेने के लिए 1 साल की छुट्टी ली। लोग कहते हैं कि वे काले जंगल में खून चूसने वाले भूतों से मिले और एक चुड़ैल के कारण उन्हें बहुत मुश्किलें आई। उसके बाद से वे पहले जैसे नहीं रहे। वे विद्यार्थियों से डरते हैं, अपने खुद के विषय से डरते हैं। अब हमारी छतरी कहाँ है? खून चूसने वाले भूत, चुड़ैल, हैरी का दिमाग घूम रहा था। इस बीच हैग्रिड कूड़ेदान के ऊपर वाली दीवार पर ईंटें गिन रहा था। 3 ऊपर 2 बगल में। वो बुदबुदा रहा था। ठीक है, पीछे हटो हैरी। उसने अपनी छतरी की नोक से दीवार को 3 बार टोका।
जिस ईंट को उसने छुआ था वो थरथराई, कांपी और फिर बीच में एक छोटा सा छेद नजर आया जो चौड़ा होता गया। एक सेकंड बाद उन्हें एक मेहराबदर रास्ता दिखा जो इतना बड़ा था कि हैग्रिड भी उसमें आराम से जा सकता था। इसे मेहराबदर रास्ते के उस पार पेबंद लगी सड़क थी जो घुमावदार थी और आगे जाकर मोड़ पर गुम हो जाती थी। छुमंतर गली में तुम्हारा स्वागत है, हैग्रिड ने कहा। हैरी को आश्चर्य हुआ कि वो दांत दिखा रहा था। फिर वे लोग मेहराबदर रास्ते से अंदर गए। हैरी ने जल्दी से सिर घुमाकर देखा कि मेहराबदर रास्ता तत्काल एक बार फिर से ठोस दीवार से बदल गया था। सबसे पास वाली दुकान के बाहर खड़ी कराहिया का देर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उनके ऊपर लटके साइन बोर्ड पर लिखा था कराहिया, हर साइज की, तांबे, पीतल, जस्ते, चांदी की, अपने आप तलने वाली, फोल्ड होने वाली। हाँ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, हैग्रिड ने कहा, पर सबसे पहले तुम्हारे पैसे निकालने होंगे। हैरी सोच रहा था काश उसकी 8 आंखें और होती। सड़क पर चलते समय वो हर दिशा में अपना सिर घुमा रहा था और एक साथ सब चीजों को देखने की कोशिश कर रहा था। दुकानें, उनके बाहर रखी चीजें, सामान खरीदने लोग, औषधियों की दुकान के बाहर एक गोल मोटल औरत और उसके पास से गुजरे जो अपना सिर हिला रही थी और कह रही थी ड्रैगन लीवर, 17 सिकल का 1 औंस। ये लोग पागल हो गए हैं। एक अंधेरी दुकान से उल्लुओं के बोलने की धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा था अलार्म्स उल्लू एम्पोरियम, पिंगल, घोंगू, करेल, भूरे और सफेद उल्लू। हैरी की उम्र के कई बच्चे एक खिड़की पर अपनी नाक गड़ाए खड़े थे, जिसके अंदर जादुई झाड़ुएं रखी थी। देखो, हैरी ने एक को कहते हुए सुना, नई निम्बस 2000 सबसे तेज। वहां पर ऐसी दुकानें थी जहां दुशाले और दूरबीनें बिक रही थी और चांदी के अजीब से यंत्र भी, जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। खिड़कियों से चमकदार के स्प्लिन और ईल मछली की आंखें से ढेर लगे थे। मंत्रों की किताबों की गट्टर, चमड़े के कागज के रोल और कलमें, जादुई काढ़े की बोतलें, चंद्रमा के ग्लोब। ग्रीनगार्ड, हैग्रिड ने कहा। वे एक बर्फ जैसी सफेद इमारत के पास पहुंच गए थे जो बाकी सभी दुकानों से बहुत ऊंची थी। उसके कांसे के चमकते दरवाजे के पास लाल और सुनहरी यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था। हाँ, पिशाच है, हैग्रिड ने धीमे से कहा। जब वे लोग सफेद पत्थर की सीढ़ियों चढ़ते हुए उसके तरफ बढ़े, पिशाच हैरी से कुछ इंच नाटा होगा। उसका चेहरा सांवला और चालाक सा था। उसकी दाढ़ी नुकीली थी और हैरी ने देखा कि उसकी उंगलियां और पैर बहुत लंबे थे। जब वे लोग अंदर घुसने लगे तो उसने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। अब उनके सामने एक और दरवाजा था जो चांदी का था और उस पर ये शब्द लिखे थे, अंदर आइए अजनबी, परंतु ध्यान रखिए आप, लालच होता है महापाप, क्योंकि वे लोग जो योग्य नहीं होते फिर भी है लेते, वे वक्त आने पर उसकी बहुत बड़ी कीमत है देते। इसलिए अगर आप खोज रहे हो हमारे फर्श के नीचे वो खजाना जो आपका नहीं है, ना आगे ना पीछे, तो चोर महाशय आपको चेतावनी दे दी गई है, रहना सावधान।
आपको खजाना ही नहीं कुछ और भी मिलेगा, इसका रखना ध्यान। जैसा हमने कहा था, इसे लूटने की कोशिश करना पागलपन होगा, हैग्रिड ने कहा। जब वे चांदी के दरवाजे से अंदर जा रहे थे तो पिचाशों की एक जोड़ी ने उन्हें सलाम किया और अब वे संगमरमर के एक बड़े हॉल में थे। 100 से भी अधिक पिचाश एक लंबे काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूलों पर बैठकर मोटे मोटे लेजरों में लिख रहे थे। पीतल की तराजुओं में सिक्के तोल रहे थे। आंखों पर लेंस लगाकर कीमती रत्नों की जांच कर रहे थे। हाल से बाहर जाने वाले दरवाजे इतने सारे थे कि उन्हें गिनना मुमकिन नहीं था। बहुत से पिचाश वहां पर खड़े थे और दरवाजों से आने जाने में लोगों की मदद कर रहे थे। हैग्रिड और हैरी काउंटर की तरफ बढ़े। गुड मॉर्निंग, हैग्रिड ने एक खाली बैठे पिचाश से कहा। हम लोग मिस्टर पॉटर की तिजोरी से पैसे निकालना चाहते हैं। आपके पास उनकी चाबी है सर? यही कहीं पर होगी, हैग्रिड ने कहा और फिर वो अपनी जेब का सामान काउंटर पर खाली करने लगा। ऐसा करते समय कुत्ते के लगे कुछ बिस्कुट पिचाश के रजिस्टर पर गिर गए। पिचाश ने अपनी नाक सिकोड़ी। हैरी ने देखा कि उनकी दाई तरफ बेटा पिचाश मानिकों का ढेर तोल रहा था, जो दहकते हुए अंगारों जितने बड़े थे। मिल गई, हैग्रिड ने कहा। उसके हाथ में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। पिचाश ने इसे करीब ले जाकर ध्यान से देखा। ये ठीक दिख रही है और हम प्रोफेसर डंबलडोर की चिट्ठी भी लाए हैं। हैग्रिड ने अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाते हुए और अपना सीना बाहर निकालते हुए कहा। ये उसके बारे में है जिसे आप जानते हैं, तिजोरी नंबर 713। पिचाश ने उस पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा। बहुत अच्छा, उसने हैग्रिड को पत्र वापस करते हुए कहा। मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ जो आपको इन दोनों तिजोरियों तक ले जाएगा। ग्रिपहुक एक और पिचाश था। हैग्रिड ने जब कुत्ते के सभी बिस्कुट एक बार फिर से अपनी जेब में भर लिए तो इसके बाद वो और हैरी ग्रिपहुक के पीछे पीछे हाल से बाहर जाने वाले एक दरवाजे की तरफ बढ़े। तिजोरी नंबर 713 में वो चीज क्या है जिसे आप जानते हैं? हैरी ने पूछा। तो मैं नहीं बता सकते, हैग्रिड ने रहस्य भरी आवाज में कहा। एकदम खुफिया है। हॉगवर्ट्स का काम है। डंबलडोर ने हम पर भरोसा किया है। तुम्हें बताने का मतलब है अपनी नौकरी गंवाना। ग्रिपहुक ने उनके लिए दरवाजा खोला। हैरी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ भी संगमरमर का फर्श होगा, परंतु उसे हैरानी हुई। वे लोग पत्थर के एक सैकड़े गलियारे में थे जिसमें जलती मशालों से रोशनी हो रही थी। गलियारे में नीचे की तरफ सीधी ढलान थी और फर्श पर छोटी पटरियां बिछी थी। ग्रिपहुक ने सीटी बजाई और एक छोटी सी गाड़ी पटरियों पर धड़धड़ाती हुई उनकी तरफ आई। वे उसमें चढ़े। हैग्रिड थोड़ी दिक्कत से चढ़ पाया और वे चल दिए। पहले तो वे सिर्फ धुआंधार गलियों की भूलभुलैया में ही इधर उधर घूमते रहे। हैरी ने रास्ता याद करने की कोशिश की। बाएं दाएं दाएं बाएं, बीच वाला रास्ता दाएं बाएं, परंतु याद रख पाना असंभव था। धड़धड़ाती हुई गाड़ी का रास्ता मालूम था क्योंकि ग्रिपहुक गाड़ी नहीं चला रहा था, वो अपने आप चल रही थी। हैरी की आंखें दुखने लगी क्योंकि उसके मुंह पर ठंडी हवा के थेपड़े सीधे पड़ रहे थे। फिर भी वो आंखें फाड़ कर देखता रहा। एक बार तो उसे लगा जैसे गलियारे के मोड़ पर उसे आग का गुलाई दिखाई दिया और वो देखने के लिए मुड़ा कि क्या है ये ड्रैगन था, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग और गहराई में उतरने चले गए। जमीन के अंदर बनी एक झील के पास गुजरे जहां
स्टेलेक्टाइट, छत से लटकते चूने के खंभे, और स्टेलेग्माइट फर्श से ऊपर जाते चूने के खंभे थे। गाड़ी के शोरगुल से अधिक तेज आवाज में बोलते हुए हैरी ने हैग्रिड से पूछा, मैं नहीं जानता कि स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट में क्या अंतर होता है। स्टेलेग्माइट में एम होता है, हैग्रिड ने कहा, और हमसे इस समय कोई सवाल मत पूछो, हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। हैग्रिड का चेहरा फक पड़ रहा था, और जब गाड़ी आखिरकार गलियारे की दीवार में एक छोटे से दरवाजे की तरफ रुकी तो हैग्रिड नीचे उतरा। उसके घुटने इतने कांप रहे थे कि उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। ग्रीपहुक ने दरवाजा का ताला खोला। अंदर से काफी सारा हरा धुआं तैरता हुआ निकला, और जब वो वहां साफ हुआ तो हैरी का मुंह खुला रह गया। अंदर सोने के सिक्कों का ढेर था, चांदी का अंबार लगा था, छोटे कांसे के नोट तो अनगिनत थे। सब तुम्हारा है हैरी, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब हैरी का था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। डर्सली परिवार को इस बारे में पता नहीं था, वरना उन्होंने चुटकियों में ये सब हथिया लिया होता। वे हैरी को हमेशा ताना देते थे कि उसको पालने के कितना खर्च करना पड़ता था, और इस पूरे समय उसके नाम का एक छोटा सा खजाना लंदन के नीचे गहराई में दबा हुआ था। हैग्रिड ने इनमें से कुछ सिक्कों को बैग में भरते हुए हैरी की मदद की। सोने के सिक्कों को गलियन कहते हैं, उसने समझाया। एक गलियन में 17 चांदी से सिकल होते हैं और एक सिकल में 29 नोट होते हैं। ये बहुत आसान है। ठीक है, इतना 2 साल के लिए काफी होगा। हम बाकी पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे। वो ग्रीपहुक की तरफ मुड़ा। अब तिजोरी नंबर 713, और मेहरबानी करके क्या हम थोड़ा धीमे चल सकते हैं? गाड़ी एक ही स्पीड से चलती है, ग्रीपहुक ने कहा। वे लोग अब और भी गहराई में जा रहे थे और उनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। जब वे सैकड़ों मोड़ पर मुड़कर थरथराते हुए आगे बढ़ रहे थे तो हवा बहुत ठंडी हो गई। अब वे एक अंडरग्राउंड दर्रे के ऊपर से तेजी से गुजर रहे थे, और हैरी ने गाड़ी के किनारे से झांककर देखने की कोशिश की कि अंधेरी तहलती में क्या था, परंतु हैग्रिड ने कराहते हुए उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तिजोरी नंबर 713 में चाबी लगाने का कोई छेद नहीं था। पीछे खड़े रहो, ग्रीपहुक ने रोब झाड़ते हुए कहा। उसने दरवाजे को अपनी लंबी उंगली से हल्के से टोका और दरवाजा पिघल गया। ग्रीपहुक ने कहा, अगर ग्रीन गार्ड के पिशाच के अलावा किसी और ने ऐसी करने की कोशिश की होती तो दरवाजा उसे अंदर चूस लेता और वो अंदर फंसा रह जाता। आप कितने दिनों बाद दरवाजा खोल कर ये देखते हैं कि कहीं कोई अंदर तो नहीं है? हैरी ने पूछा। लगभग हर 10 साल बाद, ग्रीपहुक ने बहुत गंदे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी को विश्वास था कि इस भारी सुरक्षा वाली तिजोरी के अंदर कोई सचमुच असाधारण चीज होगी, इसलिए वो उत्सुकता से आगे की तरफ झुका। उसे उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ पर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात तो दिखते ही चाहिए। परंतु पहली नजर में तो उसे लगा जैसा तिजोरी खाली है। फिर उसे फर्श पर भूरे कागज में लिपटा एक गंदा सा छोटा पैकेट दिखाई दिया। हैग्रिड ने उसे उठाया और अपने कोट के अंदर रख दिया। हैरी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि पैकेट में क्या था, परंतु वो ये भी जानता था कि पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो एक बार फिर इस बेहुदा गाड़ी में चढ़ जाओ और वापस लौटते समय हमसे बात मत करना। बेहतर होगा हम अपना मुंह बंद रखें।
हैग्रिड ने कहा। गाड़ी की एक और भीषण यात्रा के बाद वो ग्रीन गार्ड के बाहर सूरज की रोशनी में खड़े थे और उनकी आंखें चौंधिया रही थी। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि दौड़ लगाकर सबसे पहले कहाँ जाए, क्योंकि अब उसके पास पैसों से भरा बैग था। वो ये तो नहीं जानता था कि एक पौड़ में कितने गलियन होते हैं, परंतु वो इतना जरूर जानता था कि उसके पास पूरी जिंदगी में जितना पैसा रहा था उससे ज्यादा पैसा इस समय उसके हाथ में था। डडली के पास जितना पैसा रहा था उससे भी ज्यादा। आप तुम्हारी यूनिफॉर्म ले ले, हैग्रिड ने कहा और एक दुकान की तरफ देखकर सिर हिलाया जिस पर लिखा था मैडम मैकलिन के दोशाले, हर मौकों के लिए। सुनो हैरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर हम रिश्ते किराए में जाकर थोड़ी ताकत बटोर ले? हमें ग्रीन गार्ड की गाड़ियां से नफरत है। वो अब भी थोड़ा बीमार दिख रहा था, इसलिए हैरी मैडम मैकलिन की दुकान में अकेला ही अंदर गया और घबराया हुआ था। मैडम मैकलिन एक गोल मटोल और मुस्कुराती हुई जादूगरनी थी जो ऊपर से नीचे तक बैंगनी कपड़े पहनी थी। हॉगवर्ट्स बेटे, हैरी के कुछ बोलने से पहले ही वे बोल पड़ी। यहाँ पर पूरा सामान है। एक और बच्चा अभी दुशाले का नाप दे रहा था। दुकान के पिछले हिस्से में पीले नुकीले चेहरे वाला एक लड़का स्टूल पर खड़ा था, जबकि एक जादूगरनी उसके लंबे काले दुशाले में पिन लगा रही थी। मैडम मैकलिन ने उसके पास वाले स्टूल पर हैरी को खड़ा कर दिया, उसके सीट पर एक लंबा दुशाला डाला और सही ऊंचाई पर पिन लगाना शुरू किया। हेलो, लड़के ने कहा। हॉगवर्ट्स? हाँ, हैरी ने कहा। मेरी डैडी बगल वाली दुकान में मेरी किताबें खरीद रही है और मम्मी सड़क पर आगे की तरफ जादुई छड़ियां देख रही है, लड़के ने कहा। उसकी आवाज बोरियत भरी थी और वो धीरे धीरे बोल रहा था। फिर मैं उन लोगों को खींच कर ले आऊंगा क्योंकि मुझे उड़ने वाली झाड़ू देखना है। मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट ईयर में हमें झाड़ू रखने की इजाजत क्यों नहीं है। मुझे लगता है मैं डैडी को धमकाकर मना लूंगा कि वे मुझे एक झाड़ू दिला दे और फिर मैं उसे किसी तरह चोरी से अंदर ले जाऊंगा। ये सुनकर हैरी को डेडली याद आ गया। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे झाड़ू है? लड़के ने आगे कहा। नहीं, हैरी ने जवाब दिया। क्विडिच खेलते हो? नहीं, हैरी ने एक बार फिर कहा और वो हैरान हो रहा था कि ये क्विडिच खेलते हो? नहीं, हैरी ने एक बार फिर कहा और वो हैरान हो रहा था कि ये क्विडिच बोला होता है। मैं तो खेलता हूँ। डैडी कहते हैं कि अगर मुझे मेरे हाउस की टीम में नहीं चुना गया तो ये अन्याय होगा और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस हाउस में जाओगे? नहीं, हैरी ने कहा और वो हर मिनट अपने आप को अधिक मूर्ख महसूस कर रहा था। वैसे तो वहां पहुंचने से पहले कोई भी सचमुच ये नहीं जानता कि वो किस हाउस में रहेगा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं नाग शक्ति में रहूंगा। हमारा पूरा परिवार उसी में रहा है। जरा मेहनतकश में रहने की कल्पना करो। मुझे लगता है कि मैं तो स्कूल ही छोड़ दूंगा। और तुम? हैरी ने कहा और वो चाहता था कि वो कोई अधिक रोचक बात कह सके। मैं कहता हूँ जरा उस आदमी को तो देखो, लड़के ने अचानक सामने वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहां पर हैग्रिड खड़ा था और हैरी की तरफ देखकर दांत दिखा रहा था। उसने 2 बड़ी आइसक्रीमों की तरफ इशारा किया ताकि हैरी समझ सके कि वो अंदर क्यों नहीं आ सकता था।
वो हैग्रिड है, हैरी ने कहा। उसे खुशी थी कि उसे कोई तो ऐसी बात मालूम थी जो उस लड़कों को नहीं मालूम था। वो हॉगवर्ट्स में काम करता है। अच्छा, लड़के ने कहा, मैंने उसके बारे में सुना है। वो एक तरह से नौकर है ना? वो चाबियों का रखवाला है, हैरी ने कहा। गुजरने वाले हर पल के साथ हैरी उस लड़के को कम पसंद करता जा रहा था। हाँ, वही तो। मैंने सुना कि वो थोड़ा जंगली किस्म का है। स्कूल के मैदान में एक झोपड़ी में रहता है और हर कुछ दिनों में शराब पी लेता है, जादू करने की कोशिश करता है और अंत में अपने ही बिस्तर में आग लगा देता है। मुझे लगता है कि वो बहुत होशियार है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। क्या सचमुच? लड़के ने हल्के व्यंग्य से कहा। वो तुम्हारे साथ क्यों है? तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ है? वे मर चुके हैं, हैरी ने छोटा सा जवाब दिया। वो इस लड़के के साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के मूड में नहीं था। ओह सॉरी, लड़के ने कहा, परंतु उसकी आवाज से नहीं लग रहा था कि जैसे उसे जरा भी अफसोस होगा। पर वे हमारे ही तरह के थे, है ना? अगर तुम्हारा यही मतलब है तो वे जादूगर और जादूगरनी थे। मैं सोचता हूँ कि उन्हें दूसरी तरह के लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? वे लोग हमारी तरह के नहीं होते। उन लोगों का इस तरह से नहीं पाला जाता कि उन्हें हमारे तौर तरीके की जानकारी रहे। जरा सोचो तो सही, उनमें से कुछ तो हॉगवर्ट्स का नाम ही पहली बार तब सुनते हैं जब उन्हें चिट्ठी मिलती है। मुझे लगता है कि उन्हें जादू को पुराने जादूगर परिवारों तक ही सीमित रखना चाहिए। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? परंतु इससे पहले कि हैरी जवाब दे पाए, मैडम मैकलिन बोल पड़ी। अब आपका काम हो गया बेटे। हैरी उस बच्चे से बात करना बंद करना चाहता था और किसी बहाने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो तत्काल स्टूल से कूद गया। अच्छा, मुझे लगता है हम हॉगवर्ट्स में मिलेंगे, धीरे बोलने वाले लड़के ने कहा। जब हैरी ने आइसक्रीम खाई, मवे के टुकड़े, डली चॉकलेट और रास्पबेरी की आइसक्रीम जो हैग्रिड उसके लिए खरीद कर लाया था, तो वो थोड़ा चुप था। क्या हुआ? हैग्रिड ने पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। वे लोग चमड़े के कागज और कलम खरीदने के लिए रुक गए। हैरी तब थोड़ा खुश हुआ जब उसे ऐसी स्याही की बोतल मिली जो लिखते समय रंग बदल देती है। जब वे लोग दुकान से बाहर निकले तो उसने पूछा, हैग्रिड, क्विडिच क्या होता है? हे भगवान हैरी, हम भूल जाते हैं कि तुम कितना कम जानते हो। तुम्हें क्विडिच के बारे में भी नहीं पता। मुझे ज्यादा नीचा मत दिखाओ, हैरी ने कहा। उसने हैग्रिड को मैडम मैकलिन की दुकान पर मिले पीले लड़के के बारे में बताया और वो कह रहा था कि मगलों परिवार के आए लोगों को जादू सीखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तुम मगलों परिवार से नहीं आए हो। अगर उसे पता होता कि तुम कौन हो, अगर उसके माता पिता जादूगर है, तो वो तुम्हारा नाम सुनते सुनते बड़ा होता होगा। तुमने रिश्ती कराए में देख ही लिया है ना। बहरहाल वो इस बारे में जानता ही क्या है। हमने जितनी भी अच्छे जादूगर देखे हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे परिवारों से आए थे जो कई पीढ़ियों से मगलों थे। अपनी माँ को ही देख लो, तुमने देखा ही है उनका बहन कैसी है। तो क्विडिच क्या है? ये हमारा खेल है, जादूगरों का खेल। ये मगलों दुनिया की फुटबॉल की तरह है। क्विडिच में हर जादूगर की रुचि होती है। इसे हवा में जादुई झाड़ुओं के साथ खेला जाता है और इसमें 4 गेंदें होती है। इसके नियमों को समझना जरा मुश्किल है।
और नागशक्ति तथा मेहनतकश क्या है? स्कूल के हाउस कुल 4 हाउस या दल है। सभी कहते हैं कि मेहनतकश में कम बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं, परंतु मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं मेहनतकश में जाने वाला हूँ। हैरी ने उदास होकर कहा। हैग्रिड ने कड़वाहट से कहा, नागशक्ति में रहने से तो अच्छा है मेहनतकश में रहना। बुराई के रास्ते पर जाने वाले सारे जादूगर नागशक्ति से ही आए हैं। तुम जानते हो कौन भी उनमें से एक था? तुम जानते हो कौन हॉगवर्ट्स में था? बहुत साल पहले, हैग्रिड ने कहा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ आपसे हैरी पॉटर और पारस पत्थर के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।